नमस्ते बच्चों। आप घर पे होंगे, स्टे होम स्टे सेफ, इसलिए अपने एलिट ट्यूटोरियल के ऑनलाइन लिंक ऑनलाइन चालू है। आज हम स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा यह कहानी पढ़ेंगे। अब कहानी का शीर्षक ही ऐसा है कि हमें पता चलता है कि नेताजी के चश्मे की बात है। अब ये नेताजी कौन है? अगर इतिहास के पन्ने अगर हम पलटेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सुभाष चंद्र बोस। अब ये सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका अपने देश को स्वतंत्र दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने आजाद हिंद सेना का निर्माण किया। ये कहानी जो है उनके ही उस एक चश्मे के बारे में है। जब हम उनको याद करते हैं तो हमारे आंखों के सामने वो सिर पे टोपी, आंखों पर चश्मा हमें याद आता है, और उसी चश्मे की ये कहानी है। अब इस कहानी में लेखक ने ये बताने का भी प्रयास किया है कि देश के निर्माण में सभी नागरिकों का अपने अपने तरीके से योगदान होता है। इसमें सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी योगदान दे सकते हैं। से ये बताया है कि इस कहानी में देशभक्ति जो है बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी होनी चाहिए, और ये हमें बच्चों को बताना है। अब नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। अब इस कहानी का उद्देश्य जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, उसकी सार्थकता, उसका पात्र परिचय। अब इसमें 4 पात्र है। एक है हालदार साहब, जो बहुत ही भावुक व्यक्ति है। भावुक मतलब बहुत ही इमोशनल, जरा सी बात पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सच्चे देशभक्त है। उसके बाद है पान वाला, एक काला मोटा तथा खुश मिजाज व्यक्ति। खुश मिजाज मतलब हमेशा हंसोड़ रहने वाला, कभी कोई बात गंभीरता से नहीं लेता है, हमेशा हंसता रहता है। उसके बाद है कैप्टन। अब क्या उसका असली नाम कैप्टन था? उसको कैप्टन क्यों कहा गया, ये जब हम लेसन एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब ये अच्छी सोच रखने वाला देशभक्त था, जो चश्मे बेचता था। एक बूढ़ा व्यक्ति था, लंगड़ा था और चश्मे बेचकर अपना गुजारा करता था। ये जो कैप्टन है उसके दिल में ही देशभक्ति कूट कर भरी। इसलिए जब महानगर पालिका के कर्मचारी या अधिकारी मूर्ति बनाते हैं लेकिन चश्मा नहीं बनाते हैं तो उनको वो बात खटकती है। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ ये जो देशभक्त सुभाष चंद्र बोस है उनको विदाउट चश्मा, बिना चश्मे से असुविधा होती है, इसलिए वो बेचारा अपने चश्मे में से एक चश्मा लगा देता है। अब है मूर्तिकार, स्कूल का एक ड्राइंग मास्टर, उसी को मूर्ति बनाने का काम दे दिया। ऐसी ये पूरी कहानी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो भी लोग देशभक्ति का जुनून रखते हैं, जिनके मन में देशभक्ति कूट कर भरी है, उनका हमें उपहास नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। कोई मजाक उड़ाता है बड़ा है देशभक्त। अगर आपको सम्मान नहीं देना है तो जो दे रहा है उसका मजाक मत उड़ाओ, बल्कि हमें ऐसे लोगों की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। यह इस कहानी में हमें बताया है, और ये बताना इस कहानी का उद्देश्य है। और यह भी बताने का प्रयास किया है कि सबके मन में देशभक्ति होनी चाहिए। अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का प्रयास भी किया है। वे थे, उन्होंने ऐसे कोशिशें की जिसकी बदौलत आज हम स्वतंत्रता भारत में रह रहे हैं। उन्होंने क्या तकलीफें झेली है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो ऑब्वियसली हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके प्रति भक्ति, सम्मान, श्रद्धा रखें। अब इस कहानी की सार्थकता, क्यों नाम दिया है, मैंने आपको लिखकर बताया है। अब आप क्या करेंगे कि मैं 1-2 मिनट साइड में हो जाती है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके पास रहेगा। ओके,
ओके, ले लिया। हाँ। अब आपका लेसन नंबर 4 नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा, यह कहानी हमारे मन में देशभक्ति का भाव जागृत करती है। जैसे मैंने आपको सार्थकता, चरित्र चित्रण जो भी है लिखा है, उद्देश्य बताया आपको कि जो भी देशभक्ति का जुनून रखता है उसका हमें उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी ओर सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। ये बताना इस कहानी का उद्देश्य है। प्लस क्या बताया कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। अगर आपके मन में नहीं है तो कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से देशभक्ति होनी चाहिए। अब फर्स्ट पैराग्राफ देखो। हाँ, आपके पास टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल होगी। आपको जो भी मैं मार्किंग कराने के लिए बोलूंगी प्लीज आप बच्चे मार्क करना। ओके, अगर आपके पास ये सामान नहीं होगा तो वीडियो पॉज करके वो सामान आप लाइए और फिर बैठिए। ओके, चलो। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हवलदार साहब एक भावुक व्यक्ति जो सच्चा देशभक्त है, दिल से देशभक्ति चाहता है। हर 15वें दिन कंपनी का कोई काम होगा, उसके सिलसिले में वो उस कस्बे से 15 दिन में एक बार गुजरता है। कस्बा अंडरलाइन करके लिखो। कस्बा मतलब गांव से बड़ा और शहर से छोटा। मतलब गांव में जो बस्ती होती है उससे ज्यादा बस्ती कस्बे में होती है और शहर से कम बस्ती कस्बे में होती है, ऐसा ये कस्बा है। अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, उस कस्बे की विशेषता। आप बच्चे क्या करेंगे, वहां पर ऐसे एरो कीजिए और वहां लिखिए कस्बे की विशेषता। अब कस्बे की पहली विशेषता देखो, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ मकान वहां थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक बाजार था। तीसरा पॉइंट, एक लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना। आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, लेकिन उस जमाने में छोटा सा था कारखाना, मतलब फैक्ट्री। 2 ओपन एयर सिनेमाघर। पहले जमाने में ऐसे सिनेमाघर होते थे ओपन, कि वहां जाके बैठने का, ऊपर छत नहीं, कुछ नहीं, आसमान को देख लो अच्छे से। हम बचपन में ऐसे मूवी देखे हमने कि हम गांव में रहने वाले, कस्बे से भी हमारा गांव छोटा, 200-250 घर होंगे। सिनेमा थिएटर ऐसा ही था ओपन। अगर बारिश का सीजन है, घर से निकले तभी बारिश वगैरह नहीं था, टिकट निकाल के बैठे, अचानक से बारिश, चलो घर पे वापस। दूसरा कोई सोर्स था ही नहीं। ऐसे 2 ओपन सिनेमाघर, एक ठो नगर पालिका, ओनली 1। ठो मतलब ओनली 1। कौन? नगर पालिका मतलब म्यूनिसिपैलिटी। आंसर कंप्लीट आपका। किसका? कस्बे की विशेषता। 6-7 पॉइंट। ओके, अब नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ तो गद्दी भी रहती थी, क्योंकि उसका काम ही है कि उसे कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, नगर पालिका क्या क्या काम करती थी, उधर लिखो नगर पालिका के काम। पहला काम, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, अगर कोई सड़क खराब हो गई तो उसको ठीक कर दिया। कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए। लोगों को आदत होती है, गंदी आदत, ज्यादातर जेंट्स को, ज्यादातर नहीं, सिर्फ जेंट्स को, उनके लिए पेशाब घर बनवा दिए। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, मतलब कबूतर को जहाँ दाना डालते हैं ना उसके ऊपर छत बनवा दिया। कभी कवि सम्मेलन करवा दिया, मतलब जो कवि है उनको एक साथ मीटिंग रखवा दी, उनकी काम खत्म। अब ये जो महानगर पालिका के अधिकारी है, उसमें से किसी एक को ऐसा लगा कि शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा देना चाहिए, और उन्होंने लगवा दी। क्या लगवा दी? प्रतिमा। चौराहा मतलब जहां 4 रास्ते मिलते हैं उसको चौराहा कहते हैं। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर एक मार्बल का टाइप्स है, और उस मार्बल का जो मटेरियल है उससे वो मूर्ति बनी थी। प्रतिमा मतलब मूर्ति। अब ये जो कहानी है कौन सी? नेताजी का चश्मा। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से। मूर्ति सिर से लेकर पैर तक होती है, पूरी मूर्ति होती है, लेकिन ये मूर्ति पूरी नहीं है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जो उन्होंने टोपी पहनी है उसका पॉइंट
उससे लेकर जो कोट पहना है उसके 2 बटन तक की मूर्ति है ये। और ये पूरी कहानी उसी मूर्ति के बारे में है। नेक्स्ट, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों को जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान को उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण। अब देखो इसका मीनिंग क्या कि ये जो महानगर पालिका के अधिकारी है उनको अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, इसलिए या तो जो महानगर पालिका के अधिकारी ने लागत अनुमान मतलब बनाने का खर्चा और उपलब्ध बजट, उपलब्ध मतलब जितना मिला है, बजट मतलब पैसा, कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण, मतलब जितना खर्चा महानगर पालिका के अधिकारी ने दिया था उससे अगर हम अच्छे मूर्तिकार को देते तो ज्यादा खर्चा होता है। इसलिए उन्होंने किसी को कुछ पत्र लिखो, लेटर लिखो, एप्लीकेशन लिखो, उसमें शायद उनका समय बर्बाद हुआ और बोर्ड की शासनावधि, शासन का अवधि, शासन का समय समाप्त हो गया होगा। इसलिए क्या निर्णय लिया कि उस कस्बे का जो लोकल कलाकार है, जो स्थानीय कलाकार है, जो वहां रहता है, उसी को ये मूर्ति बनाने का अवसर दिया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए उनका नाम मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। अंदाजा, अच्छे कलाकारों की जानकारी नहीं थी या जानकारी थी तो उपलब्ध बजट कम था, समय कम था अपने पास, और जो चिट्ठी पत्री किया उसमें काफी समय बर्बाद हो गया। इसलिए वहां का जो लोकल कलाकार था उसी को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई होगी। और जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, इन्वर्टेड कॉमा में पटक देना लिखा है। पता है क्यों बोला ऐसा? एक्चुअली पटक देना मतलब कर देना, लेकिन हम कब बोलते हैं? जैसे हमको किसी ने कोई काम बोला है, हमको नहीं करना है, हाँ कर दूंगी, जाओ मैंने करके पटक दिया। एक पटक देने का अर्थ क्या है? जब किसी काम में हमें रुचि नहीं होती है फिर भी वो काम हमें करना पड़ता है, तब ऐसा शब्द कहा जाता है। कैसा? पटक दिया। जैसा कि कहा जा चुका है, क्या मूर्ति किसकी थी? संगमरमर की। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, जो टोपी सुभाष चंद्र बोस ने पहनी है उसका जो पॉइंट था वहां से लेकर 2 बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। पूछा जा सकता है मूर्ति के बारे में, मूर्ति का वर्णन। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक ऊंचाई कितनी? 2 फुट, जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर। बस्ट मतलब किसी पत्थर से बनी हुई मूर्ति को बस्ट कहते हैं, नॉट बेस्ट। फौजी वर्दी, कौन सी वर्दी? आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हमेशा फौजी वर्दी में ही होती है। मूर्ति को देखते ही 2 नारे याद आने लगते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कौन से 2 नारे याद आते हैं? अंडरलाइन करो। दिल्ली चलो। दूसरा नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा नहीं है, लेकिन हमें तुरंत याद आता है। खून दो मतलब निकाल के दो नहीं, आजादी के लिए मेरे साथ लड़ो। अगर लड़ते समय तुम्हें अपनी जान देनी पड़ी तो तैयार रहो, तो मैं देश को आजादी देने में तुम्हें सहायता करूंगा। ऐसा उसका नारा, इनका सुभाष चंद्र बोस का। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। इस दृष्टि से मतलब हम जब भी कोई चित्र देखते हैं या कोई मूर्ति देखते हैं तो उस चित्र से संबंधित हमें सारी बातें याद आ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि ये सजीव है। ऐसा लगता है कि मानो हमारे साथ अभी बोल पड़े। इसके लिए यहाँ कहा है इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए जो प्रयास किया उसमें वो कामयाब हुए और सचमुच उनका प्रयास, उनकी कोशिश
प्रशंसा के लायक थी। क्यों बोला मैंने आपको कि जब भी हम कोई चित्र देखते हैं तो हमारे दिल में, मन में वो सारी बातें याद आ जाती है जो चित्र से संबंधित है। ऐसा लगता है कि ये सारा वर्णन बिल्कुल सजीव किया हुआ है, और इसके लिए ऐसा कहा है कि उनका प्रयास कैसा था, एक तो सफल और दूसरा सराहनीय। केवल एक चीज की कसर थी, कसर, कमी, जो देखते ही खटकती थी। खटकना बुरा लगना। अरे मूर्ति इतनी सुंदर, लेकिन नेताजी चश्मे के बगैर तो अधूरे है। इसलिए तुरंत वो बात जो है वो खटकती थी कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। कौन सी बात खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मूर्ति किसकी थी? संगमरमर की। चश्मा किसका होना चाहिए था? संगमरमर का। लेकिन यहाँ चश्मा संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच का, जो मैंने पहना है सचमुच का, झूठा नहीं है। सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। चौड़ा मतलब बहुत बड़ा, और काला मतलब ब्लैक कलर का। अब हलदार साहब, जैसे हमने कहा, देखा कि 15 दिन में एक बार वो जाते हैं वहां से, उस कस्बे से, जिस कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई हुई है। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के रुके, तब उन्होंने इसे लक्षित किया। अंडरलाइन, लक्षित करना, ध्यान से देखना, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई जब उन्होंने उस मूर्ति को ध्यान से देखा। अरे मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल। ये आश्चर्य उनके चेहरे पर और मुस्कान उनके चेहरे पे दिखाई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। सोच में पड़ गए। ये विचार उनके मन में आया, मूर्ति को देखा और वो अपने काम के लिए आगे चल पड़े। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब हलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। आपको पता है क्या सोच रहे थे वो? कि अगर मूर्ति संगमरमर की है तो चश्मा संगमरमर का क्यों नहीं है, बल्कि चश्मा रियल है। कौन करता होगा ये? अब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे। निष्कर्ष, रिजल्ट, नतीजा। कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। कौन सा प्रयास? चश्मा लगाने का। क्यों कहा है ऐसा इधर? अगर मूर्ति पर चश्मा नहीं था तो रियल चश्मा लगा दिया था, लगाया था ना। इसका मतलब नागरिकों के मन में सुभाष चंद्र बोस के प्रति अगाध श्रद्धा, बहुत श्रद्धा भाव था, और इसलिए कोई नागरिक ने उनके चेहरे पर चश्मा लगा दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि यार सुभाष चंद्र बोस जो नेता है उनको बिना चश्मे से असुविधा होगी। इतनी श्रद्धा। इसलिए क्या कहा है कि जो प्रयास है नागरिकों का वो कैसा है? सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं होता। मूर्ति का रंग कैसा है, सुंदर दिख रहा है या नहीं, उसका कद कितना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मूर्ति के प्रति तुम्हारे मन में क्या भाव है, क्या फीलिंग्स है, वो इम्पोर्टेंट है। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं। कद मतलब ऊंचाई उसकी, उस भावना का है। कौन सा? देशभक्ति की भावना। वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। ऐसा क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि आज की वर्तमान स्थिति जो है, आज की वर्तमान स्थिति में अगर कोई सच्चे दिल से देशभक्त बनना चाहता है तो लोग उसे मूर्ख बनाते हैं। क्यों?
क्योंकि देशभक्ति की भावना जो है ना वो अब आउट ऑफ फैशन हो गई है। अगर कोई देशभक्ति पर सॉन्ग बना लिया या देशभक्ति पर कोई मूवी बना ली, यहाँ तक हम कर सकते हैं, लेकिन देशभक्ति दिल में किसी किसी के नहीं होती है। अब ये जो देश है हमारा, या जो मूर्ति है, या हमारे देश के बारे में हमारे मन में सकारात्मक विचार होने चाहिए। होता क्या है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें सकारात्मक विचार रखने नहीं देते। मैं आपको किसका उत्तर बता रही हूँ, इसका, किसका, कि आजकल ये जो देशभक्ति है ये मजाक की विषय बनते जा रहा है। ऐसा क्यों कहा है, इसलिए कहा है, क्यों, क्योंकि आजकल देशभक्ति जो है, या जो सच्चे दिल से देशभक्त बनना चाहते हैं, लोग उसको मूर्ख बनाते हैं। बड़ा है देशभक्त, अपने बारे में सोच, क्या देश के बारे में सोचता है, मतलब ऐसे मजाक उड़ाने वाले लोग भी हैं। हमें देश के बारे में कैसे विचार रखना है, सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारा देश आगे बढ़ेगा, उसमें हमारा योगदान होगा, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। ऐसे विचार होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हमें पीछे खींचने वाले, जो हमें सकारात्मक विचार रखने नहीं देते। जैसे देश की बुराई करना, देश की आलोचना करना। आलोचना क्या होती है, बुराई निकालना। जो अच्छे प्रयास करते हैं लोग, जैसे कोई लोग अच्छे बुरे दोनों टाइप के लोग हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं या अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, उसको नहीं देखना, उसको अनदेखा करना, देश के बारे में बुरा बोलना। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं। अब ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं लेखक को खटकती है, नहीं अच्छी लगती। ऐसा नहीं होना चाहिए। और खटकने के कारण ये जो बात है, उनको जो बात खटकती है, उन्होंने इस कहानी में इस बात के जरिए बताई है। किस बात के जरिए, ये बात के जरिए कि देशभक्ति आजकल मजाक की बात बनती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, किधर से, जिस कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई थी, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अंतर, नॉट डिस्टेंस, तो कुछ चेंज, कुछ बदल। क्या अंतर दिखाई दिया, ध्यान से देखा, क्या अंतर पता चला कि चश्मा दूसरा है। पहले कौन सा था, काला चौड़ा फ्रेम वाला, बड़े चौड़े फ्रेम वाला चश्मा। अब पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, चौकोर, स्क्वायर। अब जो तार का चश्मा महात्मा गांधी पहनते थे, तार के फ्रेम वाला, अभी अपनी फ्रेम का शेप अलग है, वो तार वाला राउंड चश्मा पहनते थे। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, पहले तो था ही, आपको पता है क्या कौतुक था उनको, कि मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल। एक कौतुक पहले से था ही, अब उनका कौतुक और बढ़ गया। क्यों, क्योंकि अब चश्मा दूसरा। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती। क्यों, क्योंकि पहली बार अलग चश्मा, अब अलग चश्मा, तीसरी बार फिर नया चश्मा। अरे ये क्या बात है, पहली बार उन्होंने देखा, समझ गए अपने मन में, कोई बात नहीं। दूसरी बार देखा, फिर भी उन्होंने कुछ सवाल नहीं किया, लेकिन तीसरी बार उनका जो आश्चर्य है, उनका जो कौतूहल है, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, वो दुर्दमनीय हो उठा। क्या हो उठा, दुर्दमनीय। दुर्दमनीय मतलब जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए। सॉरी, एक लाइन छोड़ गई। हालदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना। क्या आदत पड़ गई थी हालदार साहब को, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या आदत थी, चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, रोज ऐसा करते थे। अब उनका जो कौतूहल है, उनका जो आश्चर्य है, वो कैसे हो गया,
दुर्दमनीय, वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, चलो पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब पान वाला एक काला, मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। खुशमिजाज हमेशा हंसोड़ व्यक्ति, हमेशा हंसते रहने वाला। जैसे मैंने आपका, किसी भी बात को वो गंभीरता से नहीं लेते थे, सीरियस नहीं लेते थे। अब ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ये अवतरण भी है और ये पान वाले का चरित्र चित्रण। अंडरलाइन करो उधर और एरो करके लिखो पान वाले का चरित्र चित्रण। पहला पान, अब पान वाला था तो हमेशा उसके मुंह में पान ठूसा हुआ होता था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसना, आंखों ही आंखों में हंसना, मन ही मन हंसना। उसकी तोन थिरकी, बड़ा मोटा था, मोटा है तो पेट भी बड़ा है। जैसे वो हंसा तो उसकी पेट जो है वो हिल गई, थिरकी मतलब हिली। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। उसको हमेशा किसी के साथ बोलना होता था तो पान थूकना पड़ता था, क्योंकि जो मनुष्य पान खाता है ना, उसके मुंह में हमेशा थूक जमा हुआ होता है, या तो वो निगल लेता है या तो थूकता है। और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, जो पान खाता है ना, उनके दांत हमेशा लाल होते हैं। देखो जो बालों को मेहंदी लगाते हैं, उनके बाल हमेशा लाल होते ज्यादातर। लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? चश्मा बदलता है। क्या करता है? हालदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या समझाया? कि जो कैप्टन है ये चश्मा बदलता है। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब वो जो पान वाला है वो अपनी भाषा में हालदार साहब को समझाता है कि वो चश्मा क्यों बदलता है। देखो, कोई गिराक आ गया, समझो गिराक मतलब ग्राहक, उसको चौड़े चौखट चाहिए जो पहली बार लगाया था, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अभी अगर आप किसी शॉप में जाते हो, जो डिस्प्ले किया है, कोई चश्मा है, कोई कपड़ा है, अगर आपको वो चाहिए तो आप बोलेंगे मुझे ये चाहिए। अब फिर उनके बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होते हैं, उनको 4-4, 5-5, 10-10, 12-12 पीसेस एक साथ होते हैं। तो क्या वो आपको डिस्प्ले वाला निकाल के देता है? नहीं, वो बोलता है ठहरो, आपको ऐसा ही चाहिए ना, मैं दूसरा पीस लेके आता हूँ। तो वो क्या करता है? अंदर से दूसरा पीस लेके आता है। लेकिन ये बेचारे के पास एक एक ही पीस होता है। जो डिस्प्ले तो नहीं किया है, वो लगाया है मूर्ति के चेहरे पर, हालांकि बेचने के लिए ही रखा है। अगर किसी ग्राहक ने उसे मांगा तो चश्मे वाला क्या करेगा? उसके पास दूसरा तो है नहीं, तो वो निकाल के दे देता है, वहां पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। इसलिए हर वक्त हालदार साहब नया नया चश्मा देखते थे। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। क्या बात समझ में आई? आगे देखो, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। ओके, नेक्स्ट वन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। अवतरण के लिए मार्क कीजिए ये। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई, अंडरलाइन। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। इतनी श्रद्धा देखो, बल्कि आहत भी करती है। आहत करना, कष्ट देना, लिखो, आहत करना, कष्ट देना। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। क्या वो मूर्ति कैप्टन के साथ बात करती थी? नहीं, उसको ऐसा महसूस होता था कि अगर मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं है तो उनको देखने में असुविधा होती है। इतनी देशभक्ति, और इसलिए कैप्टन चश्मे वाला चश्मा लगा देता था। इसलिए वह क्या करता था? अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता, लगा देता। लेकिन जब कोई ग्राहक आता, क्या आता? ग्राहक, और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती, मुझे ऐसे ही फ्रेम चाहिए, मुझे ये फ्रेम दे दो। चश्मे वाले के पास दूसरा है? नहीं है,
फिर क्या करेगा चश्मे वाला, निकाल के वो दे देगा। ऐसा ही हर वो करता था। वाह भाई, क्या आइडिया है ना, अच्छे आइडिया चश्मे वाले। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, चश्मा क्यों बदलता है, वो बात पता चली किसको, हालदार साहब को। और एक प्रश्न चिन्ह उनके मन में है, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अगर किसी ने प्रतिमा बनाई है तो उसको चश्मा भी बनाना चाहिए था, तो उनका संगमरमर का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। क्या आदत थी उसको, हमेशा पान खाने की। जब भी उसके साथ बात करते उसके मुंह में पान होता। अगर किसी के साथ बात करना होता तो क्या करना पड़ता, उसको थूकना पड़ता, नहीं तो सामने वाले के मुंह पे पूरा फाउंटेन आ जाता। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, हमेशा होती है लेकिन आज नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, आंखों ही आंखों में हंसना, मन ही मन हंसना। उसकी तोन थिरकी जो हमेशा थिरकती थी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। पान जब बनाते हैं तो एक लोटा होता है, उस लोटे में ना लिक्विड होता है। उस लिक्विड में इतनी बड़ी ऐसी डंडी होती है जिससे वो पान को अच्छा लगाता है। वो कत्थे की डंडी फेंक दी उसने और पीछे मुड़कर पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनना बोल गया। ऐसा क्यों बोलता था वो, अगर मुंह में पीक है, थूक है, तो शायद वो नीचे ना गिरे। इसलिए आप एक बात देखो, अगर जिनको वो पूरी में क्या आता है, तंबाकू खाने की आदत है, या वो कुछ पूड़ी होती है ना जिसमें जर्दा मसाला कुछ होता है, जब भी लोग खाते हैं ना उसके मुंह में पानी जमा हो जाता है। जैसे वर्कर्स लोग होते हैं ना, बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर लोग, वो ज्यादातर तंबाकू खाते हैं। इसलिए जब भी वो बात करेंगे ना अपने साथ, ऐसे बात नहीं करेंगे, भाभी ऐसा है। क्यों? क्योंकि जब वो तंबाकू खाते हैं तो उनके मुंह में पीक होती है। अगर वो पीक थूकेंगे नहीं तो उनको ऐसा बोलना पड़ता है ताकि वो पीक अंदर ही रहे। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी। कौन सी? कि मूर्ति बनाने वाला चश्मा बनाना भूल गए। लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। क्यों चकित करने वाली? क्योंकि यहाँ जो चश्मा जो मूर्ति बनाने वाला है उसने चश्मा नहीं बनाया बल्कि बनाना चाहिए था, उनको ऐसा लगा। इसलिए उनके लिए वो बात चकित और द्रवित कर देने वाली थी। कौन सी चकित बात थी? कि जो मूर्ति बनाने वाला है उसने मूर्ति तो बनाई लेकिन वह चश्मा बनाना कैसे भूल गया। यह बात हालदार साहब के लिए चकित कर देने वाली, मजेदार। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, किसको? पान वाले को। यानी वो ठीक सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। किसने मूर्ति बनाई थी? मोतीलाल ने। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। लोगों ने जब उनको बोला कि क्या मूर्ति बनाकर देंगे, उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं 1 महीने में पूरा कर दूंगा। बेचारे ने महीने भर में अच्छा हो गया, बना भी ली होगी क्या मूर्ति, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए शायद उसको समझ में नहीं आया। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट दिखाई देने वाला। यह वो तय नहीं कर पाया होगा, डिसाइड नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी लेकिन असफल रहा होगा। ऐसा भी डाउट किसी के मन में आ रहा है, ऐसी भी शंका किसी के मन में आ रहा है कि किसी ने ट्राई किया लेकिन वो असफल रहा। या दूसरा, बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, कितने सारे क्वेश्चन, कितने सारे डाउट्स कि उनके चेहरे पर चश्मा क्यों नहीं था।
आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का पाठ हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके, बाय।